वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 9वां, जिसका शीर्षक है दो पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी। और इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। इस पाठ का जो शीर्षक रखा है लेखक ने, दो पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी। अब देखिए, इसके पहले पाठों में हमने पढ़ा था कि 1942 का जो प्रस्ताव रखा गया था, 1942 में कौन सा प्रस्ताव रखा गया था? भारत छोड़ो। इस प्रकार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और उसके प्रमुख नेता जैसे कलाम और गांधी जी, इन्होंने अंग्रेज सरकार को पहले कहा, विनती करके, प्रार्थना करके, अपील के द्वारा, समझौते के द्वारा यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह जो अब आक्रामक जो स्वरूप हो गया है, इसे आप ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार से भारत में अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए। इसके लिए पूरी जनता अब सजग हो गई और इस प्रकार से पूरी जनता विद्रोह कर रही थी। अब विद्रोह करने का उनका जो तरीका था वह दो तरीके का था। कुछ लोग, कुछ नेता जो थे वह हिंसात्मक मार्ग, तोड़ो फोड़ो मार्ग का अवलंबन कर रहे थे। तो एक दूसरा वर्ग था जो जैसे कि गांधी जी जन आंदोलन के माध्यम से अहिंसात्मक मार्ग अपनाकर एक प्रकार का प्रार्थना विनय करके यह समझौता करना चाहते थे। तो इस प्रकार से दो पृष्ठभूमियां लेखक यहाँ पर कह रहे कि भारत की जो हमने अब तक पढ़ा है, सदियों से जो भारत का इतिहास हम पढ़ते आ रहे, उसमें किस प्रकार से भारतीय एक मजबूती के रूप में हमारे सामने आते कि उसकी संस्कृतियां, उसकी सभ्यता, चाहे कितने भी पड़ाव उसके सामने आए हैं, कितने भी समस्या आए हैं, लेकिन वो उसे किस प्रकार से उभर कर अपनी जो संस्कृतियों को लेकर आगे बढ़ता रहा। इसका मजबूतीपन उसके भारत के जो जनता है उसको ही जाता है। तो इस प्रकार से उसकी पृष्ठभूमि को लेकर लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था। अब देखिए, लगातार कांग्रेस कमेटी के द्वारा या अन्य नेता, क्रांतिकारी वर्ग जो थे, उनके द्वारा अंग्रेजी सरकार को बार बार ललकारा जा रहा था। और इस प्रकार से 1942 में जो आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन, कौन सा? भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था। उसके पहले 1857 में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद का यह बहुत ही आक्रामक स्वरूप था। और अब यह आंदोलन ने, जन आंदोलन अर्थात बहुत सारे भारतीय जनता के द्वारा यह आंदोलन छिड़का गया था। तो यह जो रूप उसका दिखाई दे रहा था वह कोई आकस्मिक या अचानक यह आंदोलन हुआ था नहीं। सदियों से लेकर आम जनता के अंदर यह विद्रोह की भावना पनप रही थी और वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार यहाँ से चले जाए। इसलिए तो उन्होंने भारत छोड़ो की ललकार लगाई थी। वह पहले से जो बहुत कुछ होता आ रहा था उसकी चरम परिणति थी। इसके पहले से जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत पर गुलामगिरी के जो नीतियां, कुरीतियां जो रखी गई थी, वही उसका मूलारंभ था इस विद्रोह का। इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत सफाई दी जा चुकी है। अब देखिए, 1942 चाहे वह बहुत सारे आंदोलन थे, जैसे कि हमने देखा थे बहुत सारे छोटे मोटे युद्ध हो रहे थे। फिर जिस समय हमने देखा था कि 1857 के युद्ध में जो हानि भारत को झेलनी पड़ी थी, उसकी दुर्दशा जिस प्रकार से भारत को सहनी पड़ी थी, उसी का स्वरूप आगे और भी बढ़ता गया था। तो इस बारे में ऐसे जब आंदोलन होते थे उसके बारे में बहुत सारे आलोचना किए गए, आक्षेप लिए गए और बहुत सारी चीजें उस पर, अच्छे या बुरे, सारी चीजें लिखे गए।
फिर भी इस लेखन में से असली बात गायब है, क्योंकि इनमें एक ऐसी चीज को केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया है जो राजनीति से कहीं अधिक गहरी थी। अब देखिए, कब कब कोई भी चीज को दो पहलू होते हैं, लेकिन जो लिखने वाला होता है या अपने विचार व्यक्त करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अनुरूप विचारों को व्यक्त करते हैं या अपने अनुरूप विचारों को बताते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक पहलू से उस आंदोलन को दिखाया गया था और उसी हिसाब से उस पर लिखा भी गया था। लेकिन लेखक कहते हैं कि उसका सिर्फ राजनीतिक पहलू ही नहीं था, बल्कि सामाजिक पहलू भी था, स्वहित भी था। जनता को अपने अधिकारों से प्रति सजग थे। अब वो अपने स्वतंत्रता का जीवन भारत में चाहते थे, किसी के अंतर में रहकर। अब ब्रिटिश सरकार थी तो वह अपने देश में रहकर भारत पर अधिकार जमा बैठा था। तो यह सारी चीजें अब आम जनता को भी नहीं चाहिए थे। तो इस प्रकार से राजनीतिक रूप में ही यह आंदोलन नहीं हुआ था, बल्कि एक वैयक्तिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी यह आंदोलन हुआ था। इन सब के पीछे वह तीव्र भावना बच रही थी कि चाहे कुछ हो जाए, यह राज्य अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, सिर्फ समाज का बड़ा वर्ग ही नहीं, बल्कि आम जनता भी इस विरोध को, उसकी इस भावना उसके अंदर थी कि अब चाहे जो कुछ हो जाए, उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अब इस राज्य ने, इस भारत ने जो आज तक आक्रमण, जो परतंत्रता के अधीनस्थ रहकर जो कुछ सहा है, अब वह बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तो करो या मरो, इस प्रकार की तोड़ो या फोड़ो की इस प्रकार की आक्रामक भूमिका ली गई। अब आगे लेखक कहते हैं कि व्यापक उथल पुथल और उसका दमन। तो अब इसका विद्रोह का एक व्यापक रूप उथल पुथल मच गई थी और उसका दमन। लेकिन यह जो विद्रोह था, यह जो आक्रामक था, उसको अंग्रेज सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या हो रहा था, उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट, जिसका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था। जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। अब देखिए, जैसे कि सारे लोग अब तक बहुत सारे अहिंसात्मक मार्ग से, शांतितापूर्व मार्ग से इस ब्रिटिश सरकार को समझाने की कोशिश करे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार है कि वह अपने अधिकारों पर, अपने बातों पर अड़े हुए थे, बल्कि दिन ब दिन वह कड़े कानून करते जा रहे थे। अब जो भारत की जनता थी, अब इसको सह नहीं कर पा रहे थे और इस प्रकार असंगठित प्रदर्शन मतलब अब जनता को किसी भी प्रकार की संगठन की, नेतृत्व की जरूरत नहीं थी। वह जिस मार्गों से स्वतंत्रता मिलना चाहते थे, उस मार्गों को बिना किसी नेतृत्व के आगे बढ़ रहे थे और उनके अंदर का जो विस्फोट था वह अब हिंसात्मक रूप में बाहर आ रहा था। बहुत सारे लोग तोड़फोड़ में लगे हुए थे। जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध, अब देखो ब्रिटिश सरकार के जो आक्रमणकारी सेना थे वह कैसे थे, बहुत ही शक्तिशाली हथियारबंद वाले थे। उनके पास बहुत सारे युद्ध के क्षेत्र में जितने भी साधन होते वह सारे साधन थे, लेकिन भारतीय जनता के पास ये साधन नहीं थे। फिर भी उनकी जो भावना थी मन में, तीव्रता, विद्रोह की तीव्रता थी, वह उन सेनाओं के सामने, चाहे वो उनके पास हथियार हो या ना हो, उनका वो मुकाबला कर रहे थे। और इसके लिए बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी संगठन से वह इस प्रकार से विद्रोह करके हिंसात्मक मार्ग को अपनाकर अपने देश को, खुद को स्वतंत्र करना चाहते थे। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाले गोलीकांड ने जनता के क्रोध को भड़का दिया। अब देखो, ये जो विद्रोह की भावना उनके मन में पलप रही थी, अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना था कि उनके नेतृत्व करने वाले जो नेता थे उनको अंग्रेज सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद शायद उनकी भूमिका होगी। तो नहीं, लेखक कहते कि ऐसा नहीं है। उनके नेताओं को गिरफ्तार करने के पहले भी उनके मन में यह हिंसात्मक विद्रोह की भावना
पनप रही थी। लेखक कहते हैं कि लोगों के मन में जो विद्रोह की भावना पनप रही थी वह नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद नहीं बल्कि उसके पहले से ही वह हिंसात्मक विद्रोह की भावना पनप रही थी। लेकिन जब उनके नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, अंधाधुंध गोलीकांड कर दिया गया था। इसके पहले देखा था हमने कि अमृतसर में किस प्रकार से गोलीकांड हुआ था, उसके बाद भी छोटे मोटे गोलीकांड होते थे। तो इससे क्या होता था, जनता का क्रोध और भी भड़क रहा था। वे इतने क्रुद्ध और उत्तेजित थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे। अब उन्हें किसी भी प्रकार से समझौता नहीं चाहिए था। उनकी विद्रोह की भावना सिर्फ एक ही पुकार कर रही थी कि किसी भी प्रकार से अब ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया। अब देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से स्थानीय नेताओं ने भी नेतृत्व किया और फिर उनके मार्गदर्शन पर बहुत सारे छोटे मोटे आक्रमण किए गए। लेकिन उन्होंने भी जो निर्देश दिए थे वे काफी नहीं थे। अब देखिए उनके पास किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं थी। जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक थे, जो सेना थे, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, उनको एक विशिष्ट प्रकार की ट्रेनिंग पहले से दी जाती थी। लेकिन भारतीय जो स्थानीय नेता थे या अन्य प्रकार के जो नेता थे, उनके नेतृत्व में जो संगठन किए जाते थे, उनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। वे अपने मूल रूप में एक सहज जन आंदोलन था। अब देखिए हर जनता को इस आंदोलन में शामिल होना था। इसके लिए उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। वे एक भावनिक रूप से इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। पूरे भारत में 1942 ईस्वी सन में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्यवाही में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अब देखिए इतना बड़ा जन आंदोलन इस क्रांतिकारी प्रस्ताव में शामिल हो गया था या फिर विद्रोह में शामिल हो गया था। इससे क्या पता चल रहा है कि न केवल बड़े बड़े बूढ़े नेता लोग बल्कि युवा पीढ़ी, नई युवा पीढ़ी और विशेष रूप से विद्यार्थियों अर्थात भारत के हर कोने से हर नागरिक, हर व्यक्ति इस आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे। वह हर कोई भावनिक रूप से यहाँ इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। अब इसमें भी देखो कोई लोग हिंसक रूप से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे तो कोई लोग शांतिपूर्ण, तो दोनों तरह की कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो इस प्रकार इस आंदोलन में दो वर्ग के द्वारा विद्रोह दिखाई देता है। एक तो हिंसक रूप में जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, वह तोड़ फोड़ के मार्ग को अपनाकर आजादी चाहते थे। तो कोई एक वर्ग ऐसा था कि जो शांतिपूर्ण करके, शांतिता रखकर, प्रार्थना विनय करके, समझौते के द्वारा अपने स्वतंत्रता चाहते थे। अब चाहे कोई भी हो, एक तो दोनों मार्गों से, चाहे वह हिंसक मार्ग हो या शांतिपूर्ण स्वतंत्रता मिलाने का मार्ग हो, लेकिन दोनों भी इस आंदोलन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह 1857 के गदर के बाद पहली बार भारत में ब्रिटिश राज के ढांचे को बलपूर्वक चुनौती के लिए लेकिन यह बल निहत्ता नहीं, बहुत बड़ी जनसंख्या में उठ खड़ी हुई। तो इस प्रकार से यह जो जन आंदोलन था उसकी संख्या अनगिनत थी। यह चुनौती मूर्खतापूर्ण और बेमौके की थी क्योंकि दूसरी ओर सुसंगठित, अब देखिए यह जो जन आंदोलन हुआ था, ये जो आक्रामक रूप हुआ था, वह लेखक कहते हैं कि उसका उनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी थी, कि किसी भी प्रकार का नेतृत्व नहीं था। इसलिए उन्होंने जो जन आंदोलन किया था, लेखक कहते हैं कि थोड़ा उसमें मूर्खतापूर्ण और बिना बेमौके, मतलब सही समय का अवसर पर हम अटैक करना, इसे कहा जाता है बेमौके पर आक्रमण करना। तो सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति थी। अब देखिए जो ब्रिटिश सरकार के पास जो सैनिक थे वह कैसे थे, उनको पहले से ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए उनको और उनके पास अच्छे अच्छे नए तरीके के हथियार भी थे। बल्कि भारतीय जन आंदोलन के पास ये सारी चीजें नहीं थी। इसलिए लेखक कहते कि जो आक्रमण था वह थोड़ा मूर्खतापूर्ण साबित हुआ। यह सैनिक शक्ति इतिहास में पहले किसी अवसर की तुलना में कहीं अधिक थी। उस भीड़ ने तो इस द्वंद्व की तैयारी ही की थी और न ही इसके लिए
समय का चुनाव खुद किया था। अब देखिए जो आंदोलन हुआ था इसमें किसी भी प्रकार की पहली युद्ध की तैयारी नहीं की गई थी और न ही समय का कि कौन से समय पर कैसे अटैक करना है, कैसा आक्रमण करना है, यह सारे किसी भी प्रकार की सुसंगठित न होने के वजह से अगर उस समय ये सारे पहले से योजनाबद्ध रूप से अगर यह आंदोलन किया होता तो इसका जो आंदोलन का जो उत्तर था स्वतंत्रता के लिए, यह आज हम देखते इतिहास में पढ़ते हैं तो उसका स्वरूप थोड़ा अलग होता। यह स्थिति उनके सामने अनजाने ही आ गई थी तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में, भले ही वह प्रतिक्रिया नासमझी से भरी हो या गलत रही हो, लेकिन उससे भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा को प्रकट किया। अब देखिए लेखक कहते हैं कि यह जो आंदोलन था, यह जो विद्रोह का रूप था, वह आम जनता के मन से अनजाने में ही निकली हुई थी और उस तात्कालिक प्रक्रिया थी कि उसके स्वरूप उनको लगा था कि अब इसके बाद इतना आक्रामक रूप करने के बाद उनको ब्रिटिश सरकार उनके डिमांड को पूरे रूप से मान लेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि नहीं, चाहे उनकी प्रतिक्रिया नासमझी में ही हुई होगी, लेकिन भारत स्वतंत्रता के इस आक्रमण में या इस विद्रोह में केवल उनका प्रेम और विदेशी शासक के विरुद्ध अपने मन की क्रोध को ही उन्होंने व्यक्त किया हुआ था। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या के अनुमानित सरकारी आंकड़े के अनुसार 1028 मरे और 3200 घायल हुए। जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जाती है, पर यह संख्या अभी भी अतिरंजित है। अर्थात लेखक कहते हैं कि 25,000 इतने लोग यह नहीं मारे गए थे, हाँ शायद 10,000 तक की संख्या ज्यादा सही हो सकती है मृतकों की। यह असाधारण बात थी कि कैसे बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने में उसे कई दिन और कभी कभी हफ्ते भी लग गए। अब देखिए जो यह आंदोलन हुआ था उसे क्या हो गया था, बहुत सारे देशों को ब्रिटिश सरकार को वश करना, काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा विशेष रूप से बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिलों में हुआ था। यह बात ध्यान देने है कि संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में जिसे दोबारा जीतना पड़ा था, भीड़ के खिलाफ शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं है। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे जैसे बिहार, बंगाल और बलिया, संयुक्त प्रांत के बलिया, इन प्रांतों पर बहुत ही आक्रामक आंदोलन किया था। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। आकस्मिक, अचानक, परिणति, पैदा होना, हिंसात्मक, हिंसापूर्ण, जन आंदोलन, आम जनता का आंदोलन, बेमौके, सही अवसर न होना, सुसंगठित, उचित संगठन होना। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से जन आंदोलन ने एक आक्रामक रूप धारण करके ब्रिटिश सरकार को यह जताने की कोशिश की थी कि अब उनके मन में भी उनके प्रति क्रोध की भावना निर्माण हो गई है और किसी भी हालत में वो ब्रिटिश सरकार को भारत से निकाल के ही रहेंगे। तो यह सेशन यहीं पर खत्म होता है। अगले सेशन में हम देखेंगे आगे लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं।